हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनके जीवन से सीखने को बहुत कुछ है, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत मेहनती और मददगार था। वो पूरे रामेश्वरम में अखबार डालता और सब उसे जानते थे। अखबार डालने के बाद वहाँ घर आकर नहा धोकर अपने काम में लग जाया करता था। जिनुलाब्दीन और आशिया अम्मा का सबसे छोटा बेटा शुरू से ही बहुत क्यूरियस था, जो हमेशा सीखने व जानने की तलाश में रहता था। छोटे कलाम मणिकम लाइब्रेरी में घंटों रहा करते, जहां वो किताबें, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते। दिन भर काम करने और लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद कलाम फिर रात को चांद की रोशनी में स्लेट पट्टी लेकर बैठ जाया करते और जब चांदनी काफ़ी कम हो जाती तब केरोसिन की बत्ती में पड़ा करते। ये केरोसिन खासकर कलाम के लिए पैसे बचाकर लाया जाता था। उनके माता पिता कलाम की मेहनत और मजबूत इरादे पहचान गए थे और उन्होंने जिंदगी भर कलाम का सपोर्ट किया। अपने परिवार के अलावा डॉक्टर कलाम को अलग अलग शिक्षकों से डायरेक्शन मिलता रहा, जैसे हर कोई इस मेहनती ईमानदार बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 10 साल की उम्र में मेरे टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर एक बार वो हमें फ्लाइट और चिड़ियों के बारे में बड़े मजे से पढ़ा रहे थे। तभी मैंने सीगल को हवा में उड़ते देखा। उस दिन मेरे गुरु के पैशन ने मेरे अंदर जीवन का गोल जगा दिया। सन 1954 में उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए। तब जाकर कलाम का एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। इंजीनियरिंग में प्रोफेसर नरेशन श्रीनिवास, जो कलाम की मेहनत और होशियारी जानते थे, उन्होंने कलाम को पुश किया। उन्होंने कलाम को 30 दिन का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जिनमें लो लेवल एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था, उसे 3 दिन में करने को कहा। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गुरु को होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे कलाम आगे बढ़ते गए, उन्हें गुरु मिलते गए। पहले प्रोफेसर श्रीनिवास, फिर विक्रम साराभाई और फिर सतीश धवन। कलाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में सफल रहे, लेकिन पेपर पर प्लेन डिजाइन करना उनके लिए काफी नहीं था। सन 1958 में उन्होंने फाइटर पायलट के लिए एग्जाम दिया, जिसमें उनकी 9th रैंक आई। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को उस समय केवल 8 लोगों की जरूरत थी और कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं, यदि आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो और वो इच्छा दूसरों के भले के लिए हो, तो पूरा यूनिवर्स आपका सपना सच करने में लग जाता है। और यही कलाम के साथ हुआ। उस समय भारत आजाद ही हुआ था और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्थापित करना था। उसके लिए उन्हें एक यंग साइंटिस्ट की आवश्यकता थी और डॉक्टर कलाम साहब का सिलेक्शन हो गया। उन्होंने अपने अगले 15 साल इसरो में लगा दिए और जल्द ही प्रोग्राम डायरेक्टर बन गए। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अब एक भारी संकट आने वाला है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मेरा मिशन इंडिया को स्पेस में ले जाना था। हजारों लोगों ने 10 साल मेहनत की थी। जब सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होने वाला था, तब कंप्यूटर ने उसे रोक दिया। सिस्टम में कहीं लीकेज हो सकता था। प्रोजेक्टर डायरेक्टर होने के नाते मैंने डिसीजन लिया। कंप्यूटर को बाईपास करके मैंने रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट की फ्लाइट 4 स्टेज की थी। पहली स्टेज सही रही, लेकिन रॉकेट सेकेंड राउंड में स्पेस में जाने की बजाय हम सब की आंखों के सामने बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरा। 10 साल की मेहनत डूब गई। हमको सारी दुनिया देख रही थी। इसरो के साथ इंडिया का मजाक बन गया था। इस प्रोजेक्ट के बीच डॉक्टर कलाम के पिताजी भी नहीं रहे। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने जिंदगी में पहली बार फेलियर देखा था, लेकिन कलाम टूटे नहीं। उनकी रामेश्वरम की जड़ें बहुत मजबूत थी। डॉक्टर कलाम के पिता जिनुलाब्दीन एक इमाम थे। अनपढ़ नाविक मल्लाह होते हुए भी बहुत गहरी और दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। शायद
समुद्र का संघर्ष और गहराई उनके अंदर आ गई थी और यही गहराई डॉक्टर कलाम को विरासत में मिली। जैनुल आबदीन के पास एकमात्र नाव थी जो एक बार समुद्री तूफान में टूट गई। उनके पास कारपेंटर को देने के लिए पैसे नहीं थे और यही नाव उनके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन थी। इसलिए कई हफ्तों तक उनके पिता ने उस नाव को ठीक करने का काम किया। कलाम हर दिन अपने पिता को धूप में कड़ा परिश्रम करते देखते। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा कि जीवन में इतनी परेशानियां और तकलीफ क्यों होती है। इस पर उनके पिता कहते हैं कि फेलियर और सक्सेस लगातार आते रहेंगे, इन्हें कभी पर्सनली मत लेना, बस इनसे सीखते जाना। डॉक्टर कलाम एक स्पीच में फेलियर को लेकर कहते हैं, अभी समय नहीं आया है, आई विल क्रॉस चेक माई एफर्ट, मैं दोबारा प्लान करूंगा, अगर फिर भी काम नहीं करता तो मैं वेट करूंगा और फिर से कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। डॉक्टर के राधाकृष्णन कहते हैं कि डॉक्टर कलाम का टेक्नोलॉजी में कोई जवाब नहीं था, उनकी सालों की मेहनत नॉलेज और एग्जीक्यूशन में दिखती थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है, हमको मजबूत इरादों के साथ फेलियर का सामना करना चाहिए। उस समय करीबन 100 मीडिया रिपोर्टर थे जिन्होंने कठिन सवाल किए। डॉक्टर सतीश धवन जो उनके बॉस थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, यस इट्स अ फेलियर, हमने पहली बार लॉन्च करने की कोशिश की थी और अगले साल करके दिखाएंगे। जिसके एक साल बाद 1980 में इंडिया ने रोहिणी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की। आज़ाद भारत और डॉक्टर कलाम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगाज हो चुका था। अगले साल डॉक्टर कलाम सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए और सन 1993 में पद्म विभूषण, जिसके बाद उन्हें सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1998 में डॉक्टर कलाम ने ऑपरेशन शक्ति में अहम भूमिका निभाई। दुनिया की नज़र से छुपकर भारत ने पोखरण में 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए। उस समय बड़े ताकतवर देशों से बराबरी से बात करने के लिए भारत को न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत थी। डॉक्टर कलाम को इसरो व DRDO के लिए काम करते हुए 33 वर्ष हो चुके थे। वे अभी भी खुद से यही सवाल पूछते रहे कि मैं लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर कलाम को अभी बहुत कुछ करना था। पोखरण परीक्षण के 4 साल बाद कलाम को इंडिया का 11वें राष्ट्रपति बनाए। डॉक्टर कलाम हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहे। मैं एक नाव वाले का लड़का हूँ जो खुशकिस्मती से मिशनरी स्कूल में पढ़ सका। जब प्रेसिडेंसी खत्म हुई तो डॉक्टर कलाम केवल 2 अटैचियों के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा हो गए। तो दोस्तों, ऐसा था डॉक्टर कलाम का जीवन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में और लोगों की भलाई में लगा दिया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता की वजह से आज सभी के दिलों पर राज करते हैं। थैंक्स दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी।